वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं अनुजा रावत, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, पीएसबी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लमगांव, टिहरी गढ़वाल। आज का जो टॉपिक है वो है महासागरीय लवणता, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल ज्योग्राफी के ओशनोग्राफी पार्ट से लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं महासागरीय लवणता का अर्थ। जैसे हम सभी जानते हैं कि जल एक विलायक तत्व है। विलायक का मतलब है कि जल में इस प्रकार की विशेषताएं होती हैं कि ये अपने साथ अन्य तत्वों को घोलने की क्षमता रखता है। इसी कारण सागरीय जल में कई जैविक और अजैविक तत्व घुलकर लवणता का निर्माण करते हैं। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि कुल सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए ठोस पदार्थों के भार के अनुपात को हम सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है, या फिर सागरीय जल को नापने की जो इकाई है वो प्रति 1000 ग्राम है। महासागरों की जो औसत लवणता है, या महासागरीय जल की जो औसत लवणता है वो 35 प्रति 1000 ग्राम है। महासागरीय क्षेत्रों में ऐसे स्थान जहां पर लवणता की मात्रा में समानता पाई जाती है, उन क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उन्हें समलवण रेखा कहा जाता है। फिर बात करते हैं महासागरीय लवणता के स्रोत। महासागरीय लवणता के स्रोत को 3 पार्टों में बांटा गया है: नदियां, समुद्री ज्वालामुखी एवं धूलकण और उल्कापात। सबसे पहले बात करते हैं नदियों की। हम सभी देखते हैं कि जब धरातलीय भूभाग पर जब वर्षा होती है तो वर्षा अपने साथ स्थलीय भूभागों से विभिन्न प्रकार का जीव जंतु के अवशेष, चट्टानों के खनिज तत्व, विभिन्न प्रकार के लवणों को अपने साथ बहाकर समुद्र और महासागरीय क्षेत्रों में ले जाती है, जिस कारण सागर और महासागरों में जितना भी नमक लवण है उसका 98% भाग केवल नदियों द्वारा निक्षेपित होता है। नेक्स्ट है समुद्री ज्वालामुखी एवं धूलकण। सागरीय महासागरीय क्षेत्रों में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होने से निकलने वाले लावे के साथ विभिन्न प्रकार के धूलकण और जलवाष्प का आगमन होता है, जिससे लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है। थर्ड है इसमें उल्कापात। उल्कापात का मतलब है जैसे मीटियोर हो गया, एस्ट्रॉयड हो गया, तो इनके विस्फोट होने से लवणता की मात्रा भी सागरीय क्षेत्रों में बढ़ती है। अगला है सागरीय जल का संगठन। सागरीय जल एक सक्रिय घोलक तत्व है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जल में अन्य तत्वों को घोलने की क्षमता होती है, जिस कारण उसमें कई खनिज तत्व घुली हुई अवस्था में मिलते हैं। 1884 के एक चैलेंजर अन्वेषण के अनुसार डिटमार महोदय ने सागरों में लगभग 27 प्रकार के खनिज तत्वों या लवणों को बताया, जिसमें 7 प्रकार के लवण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपके एक सामने लिस्ट दिखाई दे रही है, जिसमें है पहला सोडियम क्लोराइड, जिसकी मात्रा है 27.213 प्रति 1000 ग्राम। मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807 प्रति 1000 ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट 8.658 प्रति 1000 ग्राम। कैल्शियम सल्फेट 1.260 प्रति 1000 ग्राम। पोटेशियम सल्फेट 0.863 प्रति 1000 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है 0.123 प्रति 1000 ग्राम। और लास्ट है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसकी मात्रा 0.076 प्रति 1000 ग्राम है। यदि हम इन सभी लवणों की टोटल मात्रा को देखें तो वो 35 प्रति 1000 ग्राम है, अर्थात कि महासागरीय क्षेत्रों में जो कुल लवणता है वो 35 प्रति 1000 ग्राम होती है। फिर बात करते हैं महासागरीय लवणता का वितरण। वितरण का मतलब है कि महासागरीय क्षेत्रों में प्रत्येक जगह लवणता की मात्रा एक समान नहीं होती, हर जगह इसकी मात्रा में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। वितरण के आधार पर 4 भाग हैं यहाँ पर, जिसमें गोलार्ध के आधार पर हम वितरण के बारे में पढ़ेंगे: अक्षांशीय वितरण, स्थानिक वितरण और लंबवत वितरण। तो गोलार्ध के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो विश्व को 2 गोलार्धों में बांटा गया है।
पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में लवणता की मात्रा है 34 प्रति 1000 ग्राम तथा दक्षिणी गोलार्ध में लवणता 35.5 प्रति 1000 ग्राम है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा लवणता की मात्रा अधिक है, जिसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम है, अतः वहाँ पर नदियों की भी संख्या कम है। नदियों से सागरीय क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की प्राप्ति कम होती है, स्वच्छ पानी की प्राप्ति होती है, अतः इन क्षेत्रों में नदियों के अभाव के कारण यहाँ पर लवणता अधिक है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में नदियों की संख्या अधिक है तथा स्वच्छ पानी की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में प्रचलित पवनों की संख्या भी अधिक है। प्रचलित पवनें जैसे व्यापारिक पवनें हो गई, अध्रुवीय पवनें, पछुआ पवनें, ये पवनें जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होंगी ये वाष्पीकरण को बढ़ाने में योगदान देती हैं, अतः दक्षिणी गोलार्ध में लवणता की मात्रा भी अधिक है। सेकंड है अक्षांशीय वितरण। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हम जैसे जैसे जाएंगे सामान्यतः ये कहा जाता है कि लवणता की मात्रा कम होती है, लेकिन वास्तविक रूप में भूमध्य रेखा से मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा कम होने का जो कारण है वो प्रमुख रूप से वहां साल भर प्रतिदिन वर्षा होती है और साथ ही यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र रहता है। इसी के साथ साथ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आकाश बादलों से घिरा रहता है, जिस कारण यहाँ पर वाष्पीकरण भी कम होता है और अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर स्वच्छ पानी की प्राप्ति अधिकांश मात्रा में होती है। जबकि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में आकाश स्वच्छ होने के कारण तापमान अधिक है और अधिक तापमान होने के कारण यह वाष्पीकरण की क्रिया भी ज्यादा होती है, जिस कारण यहाँ पर नमक की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक जो लवणता पाई जाती है वो 15 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 40 डिग्री के अक्षांश के पश्चात लवणता की मात्रा में कमी आनी प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता अधिक होती है। इसका मेन कारण भी वही तापमान की अधिकता होना है और तापमान की अधिकता के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। यहाँ पर वाष्पीकरण की अधिकता के कारण यहाँ पर लवणता की मात्रा में वृद्धि होती है। इसी के साथ साथ इन क्षेत्रों में नदियों का भी अभाव है, जिससे स्वच्छ पानी की प्राप्ति कम होती है। 30 डिग्री के पश्चात यदि हम दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो लवणता में कमी आने लगती है। यदि हम बात करें उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण तापमान कम होता है और वाष्पीकरण की गति भी कम है, इस कारण लवणता कम है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बर्फीले क्षेत्र, बर्फ अधिक होने के कारण स्वच्छ पानी की प्राप्ति अधिकांश होती है, जिससे लवणता में कमी आती है। थर्ड है लवणता का स्थानिक वितरण। स्थानिक वितरण से तात्पर्य यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या पर्टिकुलर एरिया से है। जैसे हम सागर या झील की बात करते हैं तो खुले सागरों की लवणता 33 से 37 प्रति 1000 ग्राम होती है। अब खुले सागरों से तात्पर्य यहाँ पर ऐसे सागर या महासागरों से है जिनका एरिया विशाल होता है, जो चारों ओर से ओपन होते हैं। इन क्षेत्रों में समुद्री धाराओं और लहरों के निरंतर आगमन से स्वच्छ पानी की प्राप्ति होती रहती है, जिस कारण यहाँ लवणता कम पाई जाती है। जबकि जो बंद सागर हैं, जैसे हमने यहाँ पर लाल सागर का उदाहरण दे रखा है, तो यहाँ पर लवणता 41 प्रति 1000 ग्राम है, जिसका मुख्य कारण ये है कि बंद सागरों में नदियों का या स्वच्छ पानी का स्रोत तो है, लेकिन उन सागरों से नमक युक्त पानी के बाहर जाने का स्रोत नहीं होता है, जिस कारण वहां पर लवणता की क्रिया निरंतर चलते रहने के कारण लवणता की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। जबकि आर्कटिक और ज्वार नदमुक्त क्षेत्रों में लवणता 0 से 33 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। आर्कटिक क्षेत्र बर्फीले क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वच्छ पानी की प्राप्ति होती है, जबकि ज्वार नदमुक्त क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जो नदियों के मुहाने पर स्थित होते हैं।
ऐसे क्षेत्र जहां पर नदियां स्वच्छ पानी को लेकर प्रवेश करती हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में लवणता 0 से 33 प्रति 1000 ग्राम है, जबकि गर्म और शुष्क क्षेत्रों में लवणता 70 प्रति 1000 ग्राम तक पहुंच जाती है। और मुख्य कारण है तापमान की अधिकता। यदि हम महासागरीय क्षेत्रों में लवणता की बात करें तो अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 प्रति 1000 ग्राम, हिंद महासागर की औसत लवणता है 35 प्रति 1000 ग्राम और प्रशांत महासागर की औसत लवणता 37 प्रति 1000 ग्राम है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रशांत महासागरों में लवणता अन्य 2 महासागरों की अपेक्षा ज्यादा है, जिसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में नदियों का अभाव है। जबकि अटलांटिक महासागर में विश्व की अधिकांश नदियां स्वच्छ पानी को लेकर प्रवेश करती हैं। यही क्रिया हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में भी नदियों द्वारा स्वच्छ पानी की अधिक प्राप्ति होती है। फोर्थ है लंबवत वितरण। लंबवत वितरण का तात्पर्य है कि यदि हम महासागरीय क्षेत्र में गहराई की ओर प्रवेश करेंगे तो लवणता के वितरण में हमें विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। यदि हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र, जो ठंडे क्षेत्र हैं विश्व के, यदि हम शीत कटिबंधीय महासागरों में गहराई की ओर देखेंगे तो 300 से लगभग 1000 मीटर की गहराई तक लवणता की मात्रा में बढ़ोतरी होती जाती है, परंतु 1000 मीटर के बाद लवणता की मात्रा में कमी स्थिरता आने लगती है। इसी प्रकार यदि गर्म जो महासागरीय क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय महासागर हैं, इनमें लवणता 300 से 1000 मीटर की गहराई तक कमी रहती है तथा 1000 मीटर की गहराई के बाद इसमें लवणता में स्थिरता आने लगती है। यदि हम सामान्य रूप से देखें तो महासागरीय जल की अधिकांश मात्रा महासागर के ऊपरी भाग में पाई जाती है, अर्थात कि लवणता की अधिक मात्रा महासागर के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जबकि गहराई के साथ साथ लवणता में कमी आने लगती है। अब लास्ट में बात करते हैं कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कि विश्व में जितना भी जलीय भूभाग है, सागर, महासागर, झील, प्रत्येक स्थान पर लवणता की मात्रा में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनमें पहला है सूर्यताप और वाष्पीकरण। सूर्यताप का तात्पर्य यहाँ पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या गर्मी से है। ऐसे क्षेत्र जैसे हम बात करते हैं विषुवत-रेखीय क्षेत्र या फिर मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, जहाँ पर अधिक मात्रा में सूर्य की गर्मी प्राप्त होती है, तो इन क्षेत्रों में अधिक सूर्यताप प्राप्त होने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, जिस कारण यहाँ पर लवणता की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। जबकि विश्व के वे क्षेत्र जहाँ सूर्यताप की मात्रा कम है, जैसे उत्तरी ध्रुवीय और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, तो यहाँ पर ताप की कमी के कारण वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है, जिस कारण यहाँ पर लवणता की मात्रा में भी कमी होती है। सेकंड है वर्षण। वर्षण का तात्पर्य यहाँ पर वर्षा है। विश्व के वे क्षेत्र जहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो वर्षा का पानी स्वच्छ माना जाता है, इसलिए वे सागर या महासागर जहाँ पर अधिकांश वर्षा होती है या फिर नदियों द्वारा वर्षा के माध्यम से स्वच्छ पानी की प्राप्ति होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में लवणता की मात्रा में भी कमी आती है। थर्ड है बर्फ का पिघलना एवं नदियों का मिलना। विश्व के वे क्षेत्र या विश्व के वे महासागर जहाँ पर जो बर्फीले क्षेत्र हैं, बर्फ के पिघलने से स्वच्छ पानी प्राप्ति होती है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ नदियों द्वारा अधिकांश मात्रा में स्वच्छ पानी का आगमन होता है, उन क्षेत्रों में लवणता की मात्रा में कमी आती है, जैसे हिंद महासागर। फोर्थ है समुद्र एवं महासागरीय धाराएं। सबसे पहले हम समझेंगे कि महासागरीय धाराएं क्या है। महासागरीय धाराओं का तात्पर्य है कि जब महासागर का जल एक निश्चित दिशा और एक गति के साथ आगे बढ़ता है। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की हैं, एक तो ठंडी धारा और एक है इसमें गर्म धारा। तो गर्म धाराएं का तापमान अधिक होता है और गर्म धाराओं की विशेषता यह है कि इनमें लवणता को घोलने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए गर्म धाराएं जिस भी एरिया में प्रवाहित होंगी वहां पर लवणता की मात्रा अधिक होगी। जबकि जो ठंडी धाराएं हैं, ठंडी धाराएं अच्छी कुचालक नहीं होती हैं गर्म धाराओं की अपेक्षा, विलायक नहीं होती हैं।
तो ऐसे क्षेत्र जहाँ ठंडी धाराएं प्रवाहित होती हैं वहां पर लवणता कम होगी। फिफ्थ है इसमें प्रचलित पौने। प्रचलित पौने जैसे व्यापारिक पौने, ध्रुवीय पौने, पछुआ पौने, तो ये पौने भी वाष्पीकरण को बढ़ाने में योगदान देती हैं। इसीलिए जैसे हमने पहले पढ़ा था कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रचलित पौना अधिक मात्रा में प्रवाहित होती हैं, तो इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ने से लवणता में भी वृद्धि होती है। 6 है जैविक कारक। जैविक कारक के अंतर्गत आएंगे इसमें जैसे शैवाल, सारगेसो, ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पर या ऐसे सागरीय या महासागरीय क्षेत्र जहाँ पर जैविक कारक अधिकांश मात्रा में होंगे, वहां पर लवणता की मात्रा में भी वृद्धि होगी, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में रासायनिक पदार्थों की घोलने की क्रिया भी अधिक होगी, अतः यहाँ पर लवणता की मात्रा में बढ़ोतरी रहती है। 7 है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मतलब है कि वायुमंडल का दबाव या प्रेशर। तो यदि जिस सागरीय या महासागरीय क्षेत्रों में वायुमंडलीय दबाव अधिक होगा, वहां पर क्वथनांक भी अधिक होगा, जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होगा। इस कारण वहां पर वाष्पीकरण कम होगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर वायुमंडलीय दाब अधिक है, वहां पर तापमान कम होगा, और तापमान कम होने से यहाँ पर लवणता की मात्रा भी कम होगी। तो ये था महासागरीय लवणता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।